हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। हैदराबाद नगर निगम चुनाव की 150 में से 149 सीटों के रुझान आ गए हैं और भारी नुकसान के बावजूद टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। दूसरे नंबर पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम है जो 45 सीटों पर अभी आगे है। वहीं बीजेपी को बड़ा फायदा दिख रहा है। इस वक्त के रुझान में बीजेपी 30 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं अन्य 4 सीटों पर आगे हैं। ये ताजा जो रुझान है, जो ताजा आंकड़े हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। टीआरएस 70 सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि टीआरएस को अगर आप पिछले बार की तुलना में देखें तो बहुत बड़ा नुकसान, जबकि बीजेपी फायदे में नजर आ रही है। 30 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में 149 सीटों के रुझान आ चुके हैं। इन रुझानों के मुताबिक टीआरएस 70 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। तो टीआरएस 70 सीटों पर आगे जरूर है, लेकिन उससे बड़ा नुकसान हुआ है तुलनात्मक तौर पर। अगर आप देखें पिछली बार के चुनाव से अगर इसकी तुलना की जाए, जबकि बीजेपी फायदे में नजर आ रही है। इस टैली में आप देखेंगे बीजेपी 30 सीटों पर फिलहाल आगे है। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। शाहनवाज हुसैन साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तलसान साई किरण हैं, नेता टीआरएस, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सैयद अल्ताफ साहब हमारे साथ हैं, पूर्व एमएलसी हैं आप एआईएमआईएम से। शेखर अय्यर जी के पास भी आपको लिए चलेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और नागेश कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। शाहनवाज हुसैन साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। 4 से 30 तक पहुंचते नजर आ रहे हैं तो एक उपलब्धि तो है, लेकिन जिस तरीके से आपकी टॉप लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप इस चुनाव में कूदी हुई थी, नगर निकाय के चुनाव में, क्या आपको लग रहा है कि जो सोच रहे थे वैसा हुआ? देखिए, अभी गिनती जारी है और अभी क्योंकि वहां बैलेट से पोल हुआ है, इसलिए सारे नतीजे शाम तक आएंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि हम 4 से शुरू हुए हैं और 4 से अभी हमें 30 दिखा रहे हैं। हम टैली में और आगे जाएंगे। मैं तो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हूं, यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है। जी। और जहां भी चुनाव होता है, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो या चुनाव हो डीडीसी का चुनाव हो या असेंबली का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, हम सारे जो हमारे बड़े नेता हैं वो कार्यकर्ता बन जाते हैं, कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के नेता थोड़ी नहीं है कि वो जो 2 दिन में मेहनत करते हैं और 4 दिन आराम करते हैं। हर चुनाव को हम चुनौती के तौर पर लेते हैं। और हैदराबाद के अंदर भी जो ग्रेटर हैदराबाद है, उसके अंदर जिस तरह वहां पर टीआरएस और एमआईएम के लोग जिस तरह का माहौल बनाए हुए थे, पिछली बार तो हम 4 ही सीट जीते थे। हम तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई पार्टी आगे बढ़ती हुई पार्टी है, तो मैंने आपसे कहा साउथ के अंदर भी शाहनवाज हुसैन साहब, वो तो मैं आपसे कह रहा हूं कि तुलनात्मक तौर पर अगर हम देखें, पिछले चुनाव से तुलना करें तो आप गेन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ऐसा लगा कि बीजेपी ने इसे नाक का सवाल बना लिया था, आपकी टॉप लीडरशिप, पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि नगर निगम के चुनाव में इतने बड़े बड़े नेता कूदे पड़े थे, तो क्या उस लिहाज से आप लोग को सफलता मिली? सवाल मेरा यह था। तलसानी साई किरण हमारे साथ हैं, टीआरएस नेता। क्या हो गया, चूक कहां हुई? अच्छा, शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया अभी, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन सैयद अल्ताफ हैदर रिजवी साहब अगर हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, जो आपने कहा सफलता मिल रही है। हाँ, शाहनवाज जी बात पूरी कर लीजिए, बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूं अखिलेश जी कि सफलता इस बात की है कि हम चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन अब हर चुनाव को हम, खासकर जब साउथ के अंदर चुनाव है, अगला वहां अगर कोई एक पार्टी विपक्ष की पार्टी है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। आप जान रहे हैं कांग्रेस हर जगह अपने आप को बोरिया बिस्तर बांध रही है हर जगह। तो हमारे उम्मीदों के हिसाब से हमें पूरा रिजल्ट आएगा तो हमें लगता है कि हमें ज्यादा सीटें मिलेगी। शुरू में शुरुआती हम जरूर आगे थे, अभी हम 30 सीटों पर है, आगे भी आगे आएंगे। अच्छा, ठीक है शाहनवाज हुसैन साहब। सैयद अल्ताफ हैदर रिजवी हमारे साथ, आप एआईएमआईएम पार्टी से हैं, एमएलसी आप रह चुके हैं। रिजवी साहब, क्या लग रहा है, आकलन में कुछ गड़बड़ी हो गई क्या? बिहार में सीटें जीत गए आप लोग, पश्चिम बंगाल में ताल ठोकने की तैयारी है, जो आपकी अपनी जमीन थी वहां ऐसा लग रहा है कि बड़े कमजोर पड़ते अब दिख रहे हैं आप। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, आपके खुद के चैनल पे दिखा रहा है। हम पिछली बार 44 सीटों पे हम जीते थे और ये बार हमने 51 सीट्स पे हमने 51 पे लड़वाया था। 45 पे हम आगे चल रहे हैं
और अभी रिजल्ट्स आना बाकी है, कुछ रिजल्ट्स आ चुके हैं और ट्रेंड जो है उसको देखने से लग रहा है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ा। टीआरएस ठीक है अभी 70 पे है, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पे माहौल बनाने की कोशिश की थी उसको हैदराबाद की आवाम ने आउटराइट रिजेक्ट किया है। और यहाँ पे जिस तरीके से बीजेपी के दिग्गज नेताएं पूरे हिंदुस्तान से उन्होंने यहाँ पे पैराशूट से लैंड करवाया, इसका कोई यहाँ पे ना फर्क पड़ा। आपने अगर पोलिंग परसेंटेज आप कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ा, 4 से 30 पर पहुंचने को दिख रहे हैं, आप कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ा। शेखर अय्यर का मैं जरा रुख करना चाहूंगा, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं। शेखर अय्यर साहब, बीजेपी का जो गेन है ये क्या बताता है? देखिए, जो उलझन दिखा रहे हैं आप वो उनके अपेक्षा के अनुसार है, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, क्योंकि कतई बीजेपी का वो ऑब्जेक्टिव नहीं था कि वो हैदराबाद पूरा जीत लेंगे, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जो मैसेज बीजेपी देना चाहती थी उन्होंने उस पर सफल हुई है, क्योंकि उनका यही मैसेज था कि टीआरएस का समय उल्टा गिनती शुरू हो गया है और आने वाले जो, क्योंकि बीजेपी के लक्ष्य असेंबली चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, 2023 का चुनाव है, क्योंकि हैदराबाद में 5 लोकसभा सीट आते हैं और 24 असेंबली सीट आते हैं, तो इसको इतना सीरियस लेकर एक अपने रैंक एंड फाइल के लिए मैसेज देना था, वो दे चुके हैं। और टीआरएस को मैं मानता हूं अगर वो 75 पार कर लेंगे तब कह सकते हैं कि जो नुकसान जो 99 से आके जो नीचे घटता जा रहा है उसको उन्होंने किसी तरह संभाल लिया है। क्योंकि अगर मेजोरिटी हाफ वे मार्क से ऊपर चले जाएंगे 75, 75, 76, उनके लिए मैं मानूंगा केसीआर ने अपने इज्जत बचा ली है। अगर 70 भी हो, क्योंकि देखिए कभी भी टीआरएस इस बार जीएचएमसी चुनाव हार जाएगी ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जो 2014 में जो केसीआर की जो पॉपुलैरिटी रही है, टीआरएस को जो डोमिनेशन था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्लिप होता जा रहा है। तो स्लिप जो होता जा रहा है तो क्या ये बीजेपी की तरफ जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। नागेश कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और सवाल वही, पहली बार ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक नगर निकाय चुनाव को लेकर इतनी चर्चा हुई और उसके पीछे एक बड़ी वजह रही जिस तरीके से बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस चुनाव में कूद पड़े थे, तमाम बयानात दिए गए, चाहे वो जगहों के नाम बदलने को लेकर हो या फिर बाकी मंदिर में भ्रमण हो या बाकी अन्य जगहों पर जो बीजेपी के बड़े नेता गए थे। आपको क्या लगता है जितनी मेहनत बीजेपी ने की थी वो ये परिणाम उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? नागेश जी, बीजेपी के नेता जेपी नड्डा ने शुरू में ही कहा था कि ये हमारे लिए छोटा मोटा इलेक्शन नहीं है, हम हर एक इलेक्शन को सीरियस लेते हैं। जबकि के चंद्रशेखर राव ने कहा था कि ये गली चुनाव में क्यों अमित शाह आ रहे हैं, बोले तो उन्होंने कहा कि आप गली साफ नहीं रख रहे हैं करके हम देखने के लिए आए हैं, हम इसको साफ करने का तरीका ढूंढने आए हैं। तो बात हैदराबाद को आप एक मिनट के लिए अगर बगल में रखे तो इश्यू ये है कि ये एक स्टेपिंग स्टोन है बीजेपी के लिए, लुक साउथ पॉलिसी के लिए। मतलब वो आगे देख रहे हैं, इसके आगे ग्रेटर हैदराबाद के आगे वो देख रहे हैं। कहाँ आगे देख रहे हैं? सबसे पहले तो जो 2023 में जो असेंबली इलेक्शन है उसके तरफ देख रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस जो है यहाँ तो तेलंगाना में तो कांग्रेस बहुत मतलब वीक हो गया है। उसके बाद कहाँ देख रहे हैं? वो तमिलनाडु की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु में भी जो है वहाँ एक उनको अपॉर्चुनिटी है, एक रजनीकांत शायद उनसे मिल सकते हैं और दूसरे तरफ से शायद एडीएमके से तो उनका ऑलमोस्ट अलायंस शुरू हो गया, बट उससे आगे भी देख रहे हैं। वो बंगाल में देख रहे हैं, असम में देख रहे हैं, मतलब कहीं भी वो किसी के लिए जगह छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये जो है आपको शायद आश्चर्य होगा ये सुन के कि जिस दिन पोलिंग खत्म हुआ उसके अगले दिन प्रधानमंत्री ने यहाँ के जो बीजेपी प्रेसिडेंट हैं संजय बंडी, उनको फोन में बात करके एक 10 मिनट में उनको बात करके उनका बिल्कुल। और जो बातें आप कह रहे हैं ना नागेश जी, वही मैं कह रहा हूं कि बीजेपी ने बहुत ही गंभीरता से इस चुनाव को लिया था, लेकिन एक आरोप भी शहनवाज हुसैन साहब आप लोगों पर लगा और असदुद्दीन ओवैसी ने भी आरोप आप लोगों पर लगाया था कि ध्रुवीकरण का खेल आप लोगों ने किया जीत के लिए, ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए, चाहे वो जगहों के नाम बदलने वाले बयानात दिए गए हों या फिर मंदिर भ्रमण किया हो आपके बड़े नेताओं ने। देखिए, जिस जगह मंदिर में जाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाए, जहां तरह तरह की तकरीरें हों, क्या ओवैसी साहब मक्का मस्जिद
की चर्चा करें, वहां जाएं तो वो सही है। और अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे वरिष्ठ नेता अमित शाह जी अगर भाग्यलक्ष्मी मंदिर में चले जाए तो इस पर क्या एतराज हो सकता है? हर चुनाव में लोग अपनी अपनी जहां इबादत की जगह है वहां जाते हैं। सवाल ये है कि सवाल तो यही खड़ा हुआ ना कि ओवैसी दूसरे पक्ष की राजनीति कर रहे हैं और आप लोग भी उसी धर्म वाली राजनीति में कर रहे हैं। आपका दूसरा पक्ष है और दोनों का फायदा हो रहा है, वोटों के ध्रुवीकरण का खेल जारी है। हम लोग किसकी तरफ जाए? हम लोग क्या वहां चले जाते गिरजाघर में? जो जिस मजहब को मानता है वो अपना जाता है। अगर मैं भी वहां पे जाता और जुमा, जैसे आज जुमा है, मैं जम्मू कश्मीर में हूं, तो मैंने नमाज अदा की, तो हर व्यक्ति जो हमारी पार्टी में जो जिसके अकायद पे चलता है, अपने धर्म पे चलता है, उसमें भी एतराज हो जाता है कि हम ध्रुवीकरण कर रहे हैं। हम कोई ध्रुवीकरण नहीं कर रहे हैं। लोग माइनॉरिटीज का नाम लेकर उनके अपीजमेंट की बात करें तो बड़ी सेकुलर राजनीति है। और अगर इस देश के लोगों की चिंता हो, जिनकी बहुसंख्यक आबादी के बारे में अगर थोड़े से एक शब्द कह दिया जाए तो वो कह दिया जाता है वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं। कोई ध्रुवीकरण नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हैदराबाद का चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर ध्रुवीकरण का आरोप, लेकिन जब ओवैसी साहब लगाते हैं तो और ज्यादा हैरानी होती है, क्योंकि उनकी राजनीति की जो शैली है वो भी बिल्कुल वही है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज हुसैन साहब, वक्त नहीं है मेरे पास। आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।